तो जैसे देख सकते हैं ये आज का टॉपिक विस्थापन अभिक्रिया केमिस्ट्री का दूसरा पार्ट है, और इसमें कोशिश करेंगे कि आज पहला पार्ट जो है वो खत्म हो जाए केमिस्ट्री वाला, ठीक है। जिसमें अभिक्रिया के बारे में हम दो अभिक्रिया पढ़ा चुके हैं, संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया जिसको कहते हैं, और वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया पढ़ा चुके हैं। और इस टॉपिक का स्टार्ट हम लोग विस्थापन अभिक्रिया से कर रहे हैं, और 3 अभिक्रिया बाकी है, सबका डिफिनेशन लिखवाएंगे और कोशिश करेंगे ये चैप्टर आज खत्म हो जाए, ठीक है। आप लोग बने रहिएगा। जैसे देखिए विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, यदि कोई पूछे आपसे कि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो इसका डिफिनेशन देखिए, यदि किताब में देखेंगे तो बहुत लंबा, बहुत लेंदी देता है। हम यहाँ पर देखें इसको ऐसे बताएंगे, याद करना बहुत आसानी होगा। सिंपल देखिए, विस्थापन का अर्थ होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी वस्तु को पहुंचाना ही क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। इसमें अभिक्रिया विस्थापित होंगी, एक कोई तत्व आएगा, दूसरे किसी तत्व से रिएक्शन करेगा किसी यौगिक से, और उस तत्व को वो अपना उसके जगह से क्या कर देगा, हटा देगा, मतलब विस्थापित कर देगा, तो उसी को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए विस्थापन का सिंपल अर्थ यह है कि जब कोई तत्व किसी दूसरे तत्व से क्रिया करता है तो उसको वहां से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, और अपने उसी उसके जगह पे क्या हो जाता है, ठहर जाता है, ठीक है। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि हम इसका डिफिनेशन कैसे लिखेंगे, डिफिनेशन में यदि हम बता दें कि ऐसी अभिक्रिया, अभिक्रिया तो लिखना स्टार्ट करेंगे ऐसी, ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, अधिक क्रियाशील तत्व अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व से बने यौगिक को कम क्रियाशील बने यौगिक में से तत्व को विस्थापित कर देता है, तत्व को विस्थापित कर देता है, तत्व को विस्थापित कर देता है, तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल, बस यही डिफिनेशन है। क्या कहता है कि यदि कोई पूछे आपसे विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आप सिंपल बोलिएगा कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व से बने यौगिक में से तत्व को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। तो इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम एग्जांपल के तौर पर हम देखें, देखिए इसमें एक वर्ड आया अधिक क्रियाशील तत्व और कम क्रियाशील तत्व। तो इसको हम बताने के लिए हम हल्का सा चले आपको लेकर इधर कि अधिक क्रियाशील तत्व होते हैं क्या है, अधिक क्रियाशील, ठीक है। अधिक क्रियाशील तत्व कौन कौन होते हैं, अधिक क्रियाशील, ठीक है। अधिक क्रियाशील तत्वों के बारे में देख ले। अधिक क्रियाशील तत्व कौन होते हैं, अधिक क्रियाशील तत्वों में जैसे लिथियम आ गया, पोटेशियम आ गया, बेरियम आ गया, स्ट्रोंशियम आ गया, कैल्शियम आ गया, सोडियम आ गया, मैग्नीशियम आ गया, ठीक है, Mg या लोहा आ गया। ये सब के सब क्या है, अधिक क्रियाशील तत्व है। और कम क्रियाशील में कौन आते हैं, कम क्रियाशील में, कम क्रियाशील में, तो कम क्रियाशील की जब हम बातें करेंगे तो इसमें कौन कौन आ जाएगा, ये क्या होता है, कापर आ गया, मरकरी आ गया, चांदी आ गया, ठीक है, Ag जिसको कहते हैं, प्लेटिनम आ गया, सोना आ गया, Au जिसे आर्म कहते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन भी कम ही क्रियाशील है क्योंकि हाइड्रोजन से नीचे आते हैं सब के सब, ठीक है। तो देखिए क्या होगा इसमें कि अधिक क्रियाशील जो तत्व होंगे ना, जैसे इसमें से कोई एक तत्व उठा लो, जैसे सपोज करो इसके एग्जांपल में हम यदि Fi ले लें और प्लस कम क्रियाशील तत्व कोई यौगिक बनाया है, ठीक है, किसी दूसरे तत्व से मिलके या यौगिकों से मिलके, जैसे में CuSO4 ले लो, ठीक है। जब ये आपस में क्रिया करते हैं कि तो Fi जो है ना ये अधिक क्रियाशील तत्व है। Fi जब भी CuSO4 से क्रिया करेगा, कॉपर सल्फेट इसका नाम है,
जब भी आयरन कापर सल्फेट से क्रिया करता है तो कापर को उसका स्थान से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, हटा देता है, और अपने ही उसकी जगह पे क्या हो जाता है, लग जाता है, FeSO4 बना लेता है, फेरस सल्फेट बना लेता है, और कापर को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, मतलब उसको अपने स्थान से क्या कर देता है, भगा देता है या हटा देता है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और एग्जाम्पल देख लेना, ये पहला उदाहरण है, दूसरे देख ले। दूसरे में यदि सपोज करें कि आपके पास Na है, सोडियम है, प्लस ये जब H2SO4 से अभिक्रिया करा दे, ठीक है, इसमें सोडियम जो है ना, ये हाइड्रोजन से क्या है, अधिक क्रियाशील। देखिए अधिक क्रियाशील में कौन कौन आ रहे हैं, देखिए सोडियम है, कम क्रियाशील में कौन है, हाइड्रोजन भी है। तो जब भी सोडियम H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करेगा, ठीक है, तो हमेशा सोडियम जो है ये हाइड्रोजन को क्या कर देगा, हटा देगा, विस्थापित कर देगा। कोई पूछे क्यों करेगा, तो अधिक क्रियाशील तत्व जो होते हैं वो कम क्रियाशील को भगा देते हैं उसके स्थान से, ठीक है, हटा देते हैं। तो यहां पर क्या बना लेगा, Na2SO4 सोडियम सल्फेट बना लेगा, और हाइड्रोजन को क्या कर देगा, विस्थापित। और इस अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए आपको इधर सोडियम के जस्ट पहले 2 लिखना पड़ेगा। इसलिए क्यों लिखना पड़ेगा, कोई पूछे तो कह दीजिएगा कि अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए, क्योंकि इधर भी सोडियम 2 है, इधर भी सोडियम क्या हो गया, 2, हाइड्रो सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 2, ठीक है। तो जहां पर कोई अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को भगा देता है, उसके स्थान से विस्थापित कर देता है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो बस इतना ही लिखना है। ये हमारी तीसरी अभिक्रिया थी। चलते हैं चौथी अभिक्रिया की तरफ, तब तक आप लोग ये उतार ले। आप विस्थापन अभिक्रिया देख लिए होंगे। जैसे कि विस्थापन अभिक्रिया हम बताएं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व से बने यौगिक में से तत्व को क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं, तो उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि ये रहे एग्जाम्पल कुछ थे। अब चलते हैं दूसरी चौथी अभिक्रिया की तरफ, जिसका नाम है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तब तक आप लोग ये उतार ले, ठीक है। इधर हम हेडिंग बना ले रहे हैं, तब तक आप लोग इसको उतार ले, ठीक। 4 नंबर अभिक्रिया क्या है, द्विविस्थापन। द्विविस्थापन अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो आप लोग ये उतार ले, चलते हैं डिफिनेशन, क्योंकि ये मिटाना पड़ेगा सब। चलते द्विविस्थापन अभिक्रिया की तरफ। ये हमारी चौथी अभिक्रिया है। देखे द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, नाम क्या है, द्विविस्थापन। तो इसमें दो दो विस्थापित होंगे, ठीक है। तो कैसे इसका डिफिनेशन हम लिखेंगे, चलते हैं डिफिनेशन लिखने, ठीक है। और आप लोग आराम से याद कीजिएगा, ठीक है। इसका भी डिफिनेशन बहुत आसान है। लिखेंगे क्या, ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें, ऐसी अभिक्रिया जिसमें, या ऐसी अभिक्रिया जो आयनों के, जिसमें नहीं, ऐसी अभिक्रिया जो आयनों, ठीक है, जो आयनों के, जो आयनों, ठीक है, या आयन के, ठीक है, या जो आयनों के, जो आयन के आदान प्रदान से, जो आयन के आदान प्रदान से बनती है, आदान प्रदान से बनती है, जो आदान प्रदान से बनती है, बनती है, उसे क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बस इतना ही लिखना है आप लोगों को। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। यदि आपसे कोई पूछ दे द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आप सिंपल बताइएगा, ऐसी अभिक्रिया जो आयन के आदान प्रदान से बनती है, ठीक है, जो आयन के आदान प्रदान से बनती है, वैसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में एग्जांपल के तौर पर हम देखेंगे, इसका एग्जांपल जो हो जाएगा, उदाहरण आप ले सकते हैं क्या,
Cl2 ले लें। जब ये अभिक्रिया करेगा किससे, अच्छा अभिक्रिया करना है, और ये मान के चले कि H2SO4 से यदि अभिक्रिया करा रही है, इसमें क्या होगा, जब Fi अभिक्रिया करेगा तो बना लेगा क्या FeSO4 और प्लस में Fi इसके साथ लग जाएगा, हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा, और हाइड्रोजन जब विस्थापित होगा तो हाइड्रोजन Cl के साथ आगे क्या हो जाता है, लग जाता है, यहाँ पे 2HCl बन लेगा, क्योंकि यहाँ पर Cl2 भी है और H क्या है 2 है, तो दो को बाहर कर ले कॉमन करके और बनेगा क्या 2HCl। तो देखिए इसमें दो दो विस्थापित हुआ है, यहाँ से Fi ने Cl को क्या किया, यहाँ से H2 को हटाया, तो H2 ने इसके साथ अभिक्रिया करके Cl2 के साथ अपना एक यौगिक बना लिया HCl, जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, और ये क्या है फेरस सल्फेट है, ठीक है। तो इस अभिक्रिया का नाम क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया, दो दो विस्थापन हो रहा है, Fi यहां से भगा था, ये अपने लिए एक यौगिक बनाने के लिए Cl के साथ क्या हो गया, जुड़ गया, तो इसको हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया, आप देख सकते हैं आसानी से। और अब चलते हैं क्वेश्चन, ये क्या होता है अभिक्रिया 5 की तरफ, और अभिक्रिया नंबर 5 जो है ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया तथा अपचयन प्रकार की अभिक्रिया है, तो उसको देखते हैं, फिर इसके बाद रेडॉक्स अभिक्रिया आएगी, इसके बाद उदासीनीकरण, इसके बाद खत्म। तो चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 4 अभिक्रिया, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना था इसमें, ठीक है, तो आप लोग उतार लें। यह हमारे सामने पांचवी अभिक्रिया जिसका नाम है ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया। तो सबसे पहले देखिए इसमें दो दो अभिक्रिया एक साथ है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया अलग होती है, अपचयन अभिक्रिया अलग होती है, दोनों का डिफिनीशन देखेंगे। सबसे पहले हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया के देखेंगे, तो इसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया में हम क्या लिखेंगे, देखें ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया की जब हम बातें करेंगे तो देख ले इसका डिफिनीशन हम क्या लिखेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया, ठीक है, ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग करता है, जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग करता है, संयोग करता है, तो ऐसी अभिक्रिया को, ऐसी अभिक्रिया को, तो ऐसी अभिक्रिया को, ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल है, ये भी डिफिनीशन याद ही हो जाएगा, अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। देखें ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग करता है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल हो जाएगा C+O2, मतलब माना कोई पदार्थ है कार्बन, इन्हें ऑक्सीजन से संयोग किया तो बनाया गया CO2, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। कोई भी यदि मान के चले और भी कोई आ जाएंगे तो यदि आपस में क्रिया करेंगे, जैसे मान के C+O3 ले ले, ये भी अभिक्रिया करा तो CO3 बना लेगा, तो ऑक्सीजन में जिससे अभिक्रिया, मतलब ऑक्सीजन से कोई पदार्थ यदि क्रिया करेगा तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब चलते हैं अपचयन अभिक्रिया की तरफ, ठीक है, ये भी आसान है। अपचयन अभिक्रिया, ठीक है, अपचयन अभिक्रिया की तरफ, यह अभिक्रिया किसको कहते हैं, इस अभिक्रिया में क्या होता है, तो यदि कोई देखिए अपचयन अभिक्रिया आपसे यदि कोई पूछ ले तो आप क्या डिफाइन करेंगे, इसका क्या डिफिनेशन बताएंगे, परिभाषा, कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ हाइड्रोजन से संयोग करता है। जब ऑक्सीकरण की बातें करेगा तो ऑक्सीजन का संयोग होगा, और जब अपचयन की बातें करेगा तो हाइड्रोजन का संयोग होता है, ठीक है, इतनी बातें याद रखना। तो कोई पूछे अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो सिंपल आप इसका डिफिनेशन कैसे लिखेंगे, ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ, जिसमें कोई पदार्थ
कोई पदार्थ जिसमें कोई पदार्थ हाइड्रोजन से संयोग करता है, जिसमें कोई पदार्थ हाइड्रोजन से संयोग करता है, हाइड्रोजन को ऐसे शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, ठीक है, हाइड्रोजन से संयोग कर रहा है, संयोग करता है, संयोग करता है, संयोग करता है, तो उसे क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, तो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, तो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल है। चलते हैं इसके डिफिनेशन एग्जाम्पल की तरफ। डिफिनेशन यही लिखिएगा। इसका एग्जाम्पल जो है वो हमारे सामने क्या है, आप ले सकते हैं C+H4 इक्वल टू CH4 मेथेन बना। तो ऐसी अभिक्रिया देखिए, हाइड्रोजन से जो भी संयोग करेगा कोई भी चीज, तो उसे हम क्या कहेंगे? अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है, आपसे कोई पूछे अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आप सिंपल कहिएगा कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। और ऑक्सीकरण अभिक्रिया को पूछे तो कहिएगा कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों अभिक्रिया यहाँ पर हमने निपटा दिया। ये पांचवी अभिक्रिया थी, खत्म हो गई, आप लोग उतार लो अच्छे से। चलते हैं इसके बाद रेडॉक्स अभिक्रिया की तरफ, ठीक है, और उसको निपटाते हैं। तो ये रहे हमारे सामने क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया। नेक्स्ट अभिक्रिया, इसको हम देखते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? सिंपल आप इसका डिफिनेशन क्या बता सकते हैं कि ऐसे अभिक्रिया जो ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया को मिलाकर बनती है उसे हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। या सिंपल डिफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन प्रकार की अभिक्रियाएं होती है उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलते हैं फिर इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, लिख लो डिफिनेशन। इसका डिफिनेशन में हम क्या लिखेंगे कि ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण, जिसमें ऑक्सीकरण, जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन प्रकार की अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया होती है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, सिंपल आप बस ऐसे ही लिखिएगा। ठीक है, अभिक्रिया कहते हैं। आपसे कोई पूछे रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, आप सिंपल बताइएगा कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन प्रकार की अभिक्रिया एक साथ होती है या होती है, सिंपल कह सकते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम देखें, रेडॉक्स अभिक्रिया का मोस्ट एग्जांपल जो होता है वो होता है क्या? जैसे में हम आपको बता दें, ZnCl2 प्लस CuSO4 ले लें, CuSO4, ठीक है, जिंक क्लोराइड तथा कॉपर सल्फेट आपस में जब अभिक्रिया करेंगे तो ये बना लेगा क्या? Zn, या ऐसे ले ले, ऐसे ना, Zn ने जब इससे क्रिया करेगा तो क्या बना लेगा? ZnSO4 बना लेगा, बस केवल Zn कॉपर सल्फेट से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा? ZnSO4, और प्लस में कॉपर को क्या करेगा? विस्थापित कर देगा, क्योंकि Zn जो होता है, जिंक जो होता है, तो कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए विस्थापित कर दिया। देखिए, जब भी Zn CuSO4 से क्रिया करेगा तो Cu को उसके जगह से हटा देगा, विस्थापित कर देगा, और ये एक प्रकार की विस्थापन अभिक्रिया भी है, कह सकते हैं हम, और अपने उसकी जगह पे आ जाएगा और ZnSO4 बना लेगा, जिसको हम जिंक सल्फेट कहते हैं। अब देखें यहाँ पर अभिक्रिया की तुलना करेंगे, ये Zn से जब हम Zn में देखेंगे तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? ऑक्सीकरण संख्या कहते किसे? एक वर्ड आता है ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या अमूमन ये होता है कि ऐसी संख्या जो आवेश को गिन कर लिखते हैं, इसके ऊपर कोई चार्ज है कि नहीं उसको देख कर लिखते हैं। ठीक है, तो यदि कि जैसे Zn के ऊपर कोई चार्ज नहीं, जैसे हम आपको बता दें
सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या यदि हम कह दें कि n के ऊपर एक प्लस है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, तो जितने इसके ऊपर चार्ज होते हैं ना वही उसकी क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण संख्या होती है। और ऑक्सीकरण संख्या को हम प्लस और माइनस चिन्ह के साथ लिखते हैं। यदि यहाँ पर यदि हम बात करें तो सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या, इसके ऊपर एक चार्ज है प्लस का, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या प्लस एक हो जाएगा। यदि हम कह दें क्लोरीन माइनस चार्ज है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी, माइनस का 1। तो ऑक्सीकरण संख्या प्लस और माइनस दोनों में होती है, और ऑक्सीकरण संख्या को हमेशा देख कर लिखते हैं, ठीक है। जो जितने ऊपर चार्ज रहेगा किसी तत्व के ऊपर वही उसकी क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है, ठीक है, सिंपल। अब यहां से देखें Zn, यदि कोई तत्व के ऊपर यदि कोई चार्ज नहीं है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाती है, 0। जैसे Zn के ऊपर कोई चार्ज है ही नहीं तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी, 0। और यहां जब हम Zn की तुलना करेंगे Zn से Zn में, तो यहाँ पर ZnSO4 यौगिक बनाया है, तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या देखें निकाल रहे हैं। अभी निकालने की कोशिश कीजिए और सीख लीजिए। यहाँ पर यदि अभी तक नहीं सीखे तो ऑक्सीकरण संख्या निकालना। देखिए SO4 जो होता है ना, SO4 के ऊपर -2 चार्ज होता है, क्या होता है, -2, और इसको हम सल्फेट पढ़ते हैं। तो सल्फेट की ऑक्सीकरण संख्या कोई पूछे तो बताइए कि माइनस क्या होता है, 2। यदि इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो इसको हम क्या मान लेंगे, x। इसकी ऑक्सीकरण संख्या -2, सबके बराबर क्या लिख दिया जाता है, 0 निकालते समय ऑक्सीकरण। यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, 2 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2। मतलब Zn की यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या क्या निकल के आ गई, प्लस का 2। एक चीज याद रखिएगा, ऑक्सीकरण संख्या का गुण में, ऑक्सीकरण अभिक्रिया के गुण में हम कह सकते हैं कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीकरण संख्या का मान क्या होता है, बढ़ता है। जैसे देखें इसमें इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या है, 0, इस समय क्या हो गया, +2, मतलब 0 से 2 हो रहा है। हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। जब भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया, यहाँ पर ऑक्सीकरण होगा, याद रखिएगा, जब भी ऑक्सीकरण संख्या का मान किसी अभिक्रिया में बढ़ता है तो वहां पर ऑक्सीकरण होता है, और जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण संख्या का मान घटता है तो वहां पर अपचयन अभिक्रिया होती है, ठीक है। तो सिंपल इस बार कॉपर से कॉपर में तुलना कर ले, यहाँ से यहाँ तुलना करेंगे तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 का कोई चार्ज ही नहीं है, और यहाँ पर निकालेंगे तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या निकल के आती है, प्लस का 2। इस बार +2 से क्या हो जा रहा है, 0, तो इसको हम कहेंगे क्या, अपचयन। और जहां पर डिफिनीशन में खुद कह रहा है, जहां पर ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों अभिक्रिया होती है एक साथ, उसी को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स। मतलब इस पूरी अभिक्रिया को हम क्या नाम देते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। ये पूरा अभिक्रिया क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया, अपना रेडॉक्स अभिक्रिया, ये अपना क्या, रेडॉक्स अभिक्रिया है, ठीक है। देख सकते हैं, ये इसका एग्जाम्पल उतार सकते हैं, ठीक है। अब नोट डाउन कर ले। देख सकते हैं यहाँ पर 2 अभिक्रिया है, उष्माशोषी और उष्माक्षेपी। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है जो एग्जाम में आती है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी अभिक्रिया, इसको देख लीजिए। इसी चैप्टर में पार्ट 1 में उष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, सिंपल देखिए नाम में है क्या, शोषी। शोषी का अर्थ होता है अवशोषण करना, अपने आप में समा लेना, तो उसे उष्माशोषी कहते हैं। कोई पूछे उष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं तो आप सिंपल डिफिनीशन क्या लिख सकते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है उसे उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। और उष्माक्षेपी, छेपी का अर्थ होता है निकालना, कोई पदार्थ को निकालना अपने अंदर से, तो उष्माक्षेपी में आप लिख सकते हैं उत्सर्जन होती है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है उसे उष्माक्षेपी कहते हैं, और ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है उसे उष्माशोषी कहते हैं। तो लिख लेते हैं फिर डिफिनीशन उष्माशोषी अभिक्रिया का। आप क्या लिखेंगे, ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा का, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है, क्या होता है, अवशोषण, उष्मा का अवशोषण होता है, अवशोषण होता है, उसे उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, उसे उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, उसे उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। उसे उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है, इसे उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब देख सकते हैं इसके एग्जाम्पल में यदि आप लिखना चाहें लिख सकते हैं क्या, N2 प्लस O2 बराबर 2NO सोडियम ऑक्साइड कह सकते हैं आप, ठीक है।
और माइनस उष्मा। माइनस चिन्ह ये बताएगा कि उष्मा का क्या हो रहा है, अवशोषण हो रहा है, ठीक है। माइनस नहीं, माइनस का अर्थ होता है निकालना या अवशोषण, ठीक है। ये अभिक्रिया हो जाएगी क्या, उष्मा शोषी अभिक्रिया। और उसमें क्षेपीय अभिक्रिया की जब हम बात करेंगे तो उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया में हम लिख सकते हैं, या तो आप ऐसे कर सकते हैं, इसको देखो दूसरा एग्जांपल N2 प्लस 3NH2 3H2 एरो की चिन्ह देके 2NH3 अमोनिया बनाएगा। अधिक मात्रा में उष्मा क्या निकलता है, इसमें से उष्मा निकलता है, तो इसको नहीं लेंगे, इसको इस वाले अभिक्रिया के एग्जांपल में ले लेंगे, ठीक है। उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया में क्या है कि उष्मा का शोषण माइनस, तो उष्मा का क्या होता है, इसमें अवशोषण होता है, तो ये वाली अभिक्रिया इसके एग्जांपल में आ जाएगी। और उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया की जब हम बात करेंगे तो क्या लिखेंगे इसका डिफिनेशन में, ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है, उष्मा का उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन होता है, उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, ना उष्मा क्षेपी, सॉरी उष्मा क्षेपी, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, उसे उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, उसमें क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ये रहा इसका डिफिनेशन उष्मा क्षेपी का, आप लोग उतार सकते हैं, ठीक है। और इसका एग्जांपल में आप लिख सकते हैं क्या, N2 प्लस 3H2 एरो की चिन्ह देके 2NH3, इसका क्या है एग्जांपल, प्लस में उष्मा आप कर देंगे, ठीक है। उष्मा, इसमें अभिक्रिया ज्यादा है तो बाहर निकलेगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये रहा उष्मा क्षेपी अभिक्रिया और ये रहा उष्मा शोषी अभिक्रिया। उष्मा शोषी जब भी कहेगा तो उष्मा का अवशोषण होगा, ठीक है, उसमें क्या हो जाएगा, अवशोषण हो जाएगा। और इसके बाद उष्मा क्षेपी रहेगा तो उष्मा का क्या हो जाएगा, उत्सर्जन हो जाएगा, तो उसे उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग उतार ले, ये दो अभिक्रिया जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया है, अभिक्रिया नहीं संक्षारण है, इसके बाद ये लेसन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आज की क्लास में ये लेसन को पूरा खत्म कर देंगे, ठीक है। मात्र एक हेडिंग बाकी है, बस उसको लिखवाएंगे जिसका नाम है संक्षारण, इसके बाद ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग उतार ले इसे। ये रहा हमारे सामने एक हेडिंग, ये और ये आखिरी हेडिंग है इस टॉपिक का, ठीक है। और यहाँ पहला पार्ट खत्म हो जाएगा। देखिए संक्षारण किसे कहते हैं, यदि आपसे कोई पूछे संक्षारण किसे कहते हैं तो आप सिंपल क्या कहेंगे, संक्षारण का अर्थ होता है जंग लगना। अब क्या कहेंगे, धीरे धीरे किसी धातु का, किसी धातु का क्षय होना, क्षय होना, धीरे धीरे किसी धातु का क्षय होना संक्षारण कहलाता है, सिंपल कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। क्षय का अर्थ होता है गलना, इसका अर्थ क्या होता है, गलना या खराब हो जाना, उसी को हम क्या कहते हैं, संक्षारण या मूर्छा लग जाना। तो संक्षारण में हम लिखेंगे क्या, धीरे धीरे किसी धातु का क्षय होना या गलना ही क्या कहलाता है, क्षय होना या गलना संक्षारण कहलाता है, ठीक है। कोई पूछे सिंपल आप संक्षारण यही बताइए, जैसे में लोहे पर जंग लगना, ये क्या है, संक्षारण है। एग्जाम्पल में आप क्या लिख देंगे, इस उदाहरण में, उदाहरण में आप क्या लिख सकते हैं, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, जंग लगना संक्षारण का क्या है, संक्षारण का उदाहरण है, ठीक है। तो आप अच्छे से देख लीजिएगा, लोहे पर जंग लगना क्या कहलाता है, संक्षारण का उदाहरण। इसमें एक मूर्छा का फार्मूला होता है, ठीक है। जंग का सूत्र कोई पूछे तुम्हें, जंक जंक होता है, जंग नहीं जंक होता है, ठीक है। जंग नहीं होता है भाई, जंक होता है, ठीक। लोहे पर जंक लगना जो होता है ना, वही क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। जंक का जो सूत्र होता है ये देख ले, जंक का सूत्र बड़ा पूछता है, तो जंक का सूत्र कहीं नोट करके लिख लीजिए। जंक का सूत्र होता है Fe2O 3.XH2O, जहाँ x कोई पूर्णांक है, जहाँ x कोई क्या है, पूर्णांक है,
एक्स कोई पूर्णांक या कोई पूर्ण संख्या है, नेचुरल नंबर कह सकते हैं आप, ठीक है। जहाँ एक्स क्या है, कोई पूर्णांक है। Fe2SO4 Fe2O3.X यही जंक का सूत्र होता है। कृपया करके आप लोग अच्छे से उतार लें। और ये रहा आज का टॉपिक खत्म। पार्ट 1 रसायन विज्ञान क्लास 10 के लिए पूरा डिफिनीशन विथ एग्जांपल से सब चीज हम पढ़ा दिए, कुछ भी नहीं छोड़े हैं। एक टॉपिक, एक हेडिंग है जो नॉर्मल है, विकृत गंधिता किसे कहते हैं, जिसको हम लिखवाए नहीं है, बस ऐसे बता दे रहे हैं और यहाँ पे पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। विकृत गंधिता उसे कहते हैं, विकृत गंधिता उसे कहते हैं कि जब कोई खाद्य युक्त पदार्थ, ठीक है, या तेल युक्त पदार्थ अधिकतम समय तक रख देने पर अपने स्वाद को क्या कर देता है, खो देता है। खो देता मतलब क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, उसी को हम विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे में तेल में छाने हुए चिप्स हो जाएंगे, ठीक है, कुरकुरे जो होते हैं, उसे ओपन करके छोड़ देने पर वो अपना स्वाद क्या कर देते हैं, खो देते हैं, मतलब अजीब लगने लगते हैं। देखते हैं टेस्ट में क्या हो जाती है, गड़बड़ी आ जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। संचारण पूछेगा तो कहिएगा कि धीरे धीरे किसी धातु का क्षय होना या गलना ही क्या कहलाता है, संचारण कहलाता है। और जंग का जो सूत्र होता है वो होता है Fe2O3.X यही सोच लीजिए जंग का फार्मूला है, ठीक। तो आज ये टॉपिक पूरा खत्म हो गया। आप लोग से अनुरोध है, गुजारिश है कि आप लोग अच्छे से उतार ले, ठीक है, और अच्छे से पढ़ सके बढ़िया से, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो ठीक लगा हो तो कमेंट करें और शेयर भी करें, ठीक। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ रसायन विज्ञान। तब तक के लिए धन्यवाद। उतार ले।